जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 6 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स जो कि न्यूज़पेपर में आए हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, डेट 15 और 16 सितंबर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, ये आर्टिकल कल आया था दोस्तों। ये आर्टिकल एस वाई कुरैशी ने लिखा है, ईज ऑफ डेमोक्रेसी को लेके है ये। तो क्या कहते हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं। ये कहते हैं डिनाइंग द स्लाइड इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज नॉट द सोल्यूशन। तो देखिए, बेसिकली काफ़ी सारे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज हुए थे। अभी हाल ही में फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ था पिछले साल 2020 में। इसकी रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक थी बिकॉज डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी इंडिकेटर्स की बात इन सब इंडिसेस ने करी है। अब भारत सरकार का कहना है कि नहीं, ये सब झूठ है, ये सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, हमको एक बैड लाइट में पुट करने के लिए। तो इस आर्टिकल में एस वाई कुरैशी, जो कि एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ये कह रहे हैं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, कि जस्ट हम अपना अगर हेड ग्राउंड में बरी कर लें, एक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच फॉलो करें कि भाई ये सब झूठ है और ये हमको एक टार्निश करने की कोशिश की जा रही है, कोई साजिश है, ये सब चीज़ें इज नॉट द सोल्यूशन। We have to accept that there are declining indicators in the quality of democracy. We have to increase and make the quality of democracy more efficient, and we have to accept things as they are. ठीक है। तो बहुत ब्रीफली व्हाट डज द ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट से, तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2021 में इसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इसने 4 पॉइंट्स कम कोट किया है। फ्रॉम 71 टू 67, जो जब पिछली बार जब इसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में आई थी, तो उस टाइम पे इसका हमारा जो स्कोर था 71 था, और अभी जो हमारा स्कोर है 67 है, विच मीन्स दैट डीमोटिंग द कंट्री फ्रॉम बीइंग अ फ्री टू अ पार्शली फ्री कंट्री। इनफैक्ट इस रिपोर्ट के चलते हमारे मीडिया को भी ये कहा गया था कि हमारा जो मीडिया है वो भी कंप्लीटली फ्री नहीं है, बट पार्शली फ्री मीडिया है। उसके बाद वीडेम, दिस इज अ वर्ल्ड रिनोन्ड थिंक टैंक फ्रॉम स्वीडन। इसका ये कहना है, इसने भी इंडिया को डाउनग्रेड किया है अपनी रिपोर्ट में, और इसका ये कहना है दैट इंडिया इज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। तो इस तरह की शब्दावली यूज करी गई है इंडिया के लिए। उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, इंडिया स्कोर्स हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई ऑफ 7.92 in 2014 to 6.61 in 2020. And its ranking has also taken a big beating from 27 to 53 out of 167 countries. ठीक है। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट हैज प्लेस्ड इंडिया 167 आउट ऑफ 183 कंट्रीज। दोस्तों अब ये जो हैं, ये रिपोर्ट्स जो हैं, देखिए आपको एक तो मेंस में काम आ सकती है ये रिपोर्ट्स को कोट करने के लिए, अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मे बी एसए के फॉर्म में कुछ डेमोक्रेसी रिलेटेड, या कोई ऐसे GS1 या GS2 के पेपर में आपसे कुछ पूछा जाए जहाँ पे डेमोक्रेसी का कंटेक्स्ट आता है कि डू यू एग्री दैट इंडिया में डेमोक्रेसी जो इंडिकेटर्स हैं वो डिक्लाइन करें, तो वहाँ पे आप ये रिपोर्ट्स कोट कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स आपको प्रीलिम्स में भी आपको काम आ सकती हैं, बिकॉज प्रीलिम्स में कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे, इस तरह की चीज़ों के बारे पूछ लेते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट्स के बारे पता होना चाहिए। इतना सही, इतना ब्रीफली बहुत है। Now, what are the causes behind India's declining performance as per these reports? ठीक है। तो पहली बात तो है increasing pressure which is being put on the human right organizations and the civil right groups। ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट को, खास करके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, they have been intimidated, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। यूआपा के चलते, NSA के चलते इस तरह के ड्रकोनियन लॉज इंपोज कर दिए जाते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर। फिर इस तरह की शब्दावली यूज़ की जाती है कि वो एंटी इंडियन हैं, वो लिबरल्स हैं, आदर्श लिबरल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो प्राइम टाइम टीवी चैनल्स जो आके आप सब जानते हैं क्या क्या वो कोट करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच विद स्टैटिस्टिक्स शोइंग 165% इंक्रीज इन सेडिशन केसेस बिटवीन 2016 एंड 2019। कन्विक्शन रेट दोस्तों इसका बहुत कम है, लेकिन सेडिशन के जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 200% तक इंक्रीज किए गए हैं एज फार एज द फाइलिंग ऑफ सेडिशन केसेस इज कंसर्न। तो गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा है कि अब गवर्नमेंट का रिस्पांस यही रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हमको एक बुरी पिक्चर में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि साजिश है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, और ऐसा कुछ सच नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, जो कि हम कितना, ये सब रिपोर्ट जो आ रही हैं, आप कितना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम कर सकते हैं, मतलब देयर इज अ लिमिट टू इट। सिर्फ ये कहने से आप अपना हाथ नहीं धो सकते हैं कि भाई हम सही हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गलत है। ठीक है। ये जो रिपोर्ट EIU की आई थी, this sparked an outrage in the Indian government which sought to challenge the rating। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि EIU को जो डेटा चाहिए था वो हम देने को तैयार थे, शेयर करने को तैयार थे, लेकिन EIU ने ये डेटा लेने से मना कर दिया। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो EIU और गवर्नमेंट के बीच में इस बात पे टसल है। ठीक है। और जो असेसमेंट करी गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की, EIU की, उसको फॉल्स, बायस्ड और मिस इन्फॉर्म्ड बताया गया है।
व्हाट हैज बीन द रिस्पॉन्स बाय EIU ऑन द एलिगेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट? तो EIU कहता है कि देखो जी, हमने तो कुछ सवाल पूछे थे, 5 पैरामीटर्स के ऊपर वो बेस्ड थे, ठीक है, और ये सवाल जो 5 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड थे, हमने सिर्फ इंडिया को नहीं, ये सेम एक्सरसाइज हमने 167 अदर कंट्रीज के साथ करी है। तो बताओ कि हम कहां पे गलत हैं कि इंडिया को लगे कि हम इम्पार्शियलिटी दिखा रहे हैं उनके साथ? तो ये इनका स्टैंड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ इंडियाज रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज एंड रेमेडी दिस इज इररिपेरेबली हार्मिंग इट्स डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीजों को डिनाई करना, इस रिपोर्ट्स को डिनाई करना और इस पे वर्क अपॉन ना करना इज नॉट गुड इन द लाइट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। कौशिक बासु जो हैं, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड बैंक के, बहुत वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था में काम करते हैं, उनका कहना है कि जो टेंडेंसी है ऑफ फैब्रिकेटिंग डेटा टू प्रेजेंट एक ऑल्टरनेटिव इमेज एंड अदर इमेज हैज बिसेट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो इमेज सामने आती है इन रिपोर्ट्स की, वो सही है कि नहीं है, वो बात की बात है, बट इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की ये कोशिश करना कि नहीं सब कुछ रोजी है, सब ठीक चल रहा है, वो इमेज पोर्ट्रे करना इज नॉट गुड, कि जो फैक्ट्स ऑलरेडी सामने हैं उसके साथ उसका कोई लिंक नहीं बनता जो सरकार पोर्ट्रे कर रही है अपने बारे। तो यहां पे नीति आयोग मस्ट कंसिडर सॉल्यूशंस फॉर इंप्रूविंग द डिक्लाइनिंग इंडिकेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो नीति आयोग को कुछ ऐसे सुझाव देने चाहिए जिसके चलते जो अभी डेमोक्रेसी, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जो इंपैक्ट हो रही है वो और बेटर हो सके। बिकॉज नीति आयोग बहुत सारे इंडिसेस निकालता है, बहुत सारे एरियाज में नीति आयोग अपनी रिपोर्ट्स निकालता है, काम करता है, तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को बेटर करने के लिए भी नीति आयोग को इसमें कुछ करना चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल, बिहाइंड द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शटडाउन। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर मैं 2020 की ही बात करूं तो 129 इंटरनेट शटडाउन्स इंडिया में करे गए थे, और ये 129 इंटरनेट शटडाउन्स के चलते हम कम से कम $2.8 बिलियन का हमको रेवेन्यू लूज आउट हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं अभी सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट शटडाउन्स करना इज नॉट द करेक्ट थिंग। आई मीन अगर नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी को भी केटर करना हो तो इंटरनेट शटडाउन करना इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, ठीक है। इसको लेके हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम इंटरनेट शटडाउन की बात करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के व्यूज जान लें कि सुप्रीम कोर्ट के व्यूज क्या है इंटरनेट शटडाउन को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है दैट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन विया द इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है जो कि डिनाई नहीं होना चाहिए किसी सिटीजन को। इट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द जजमेंट ऑफ अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये जजमेंट आप मेंस में कोट कर सकते हैं अगर कुछ क्वेश्चन डेमोक्रेसी रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है आपको, या इंटरनेट शटडाउन रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको, तो आप ये जजमेंट वहाँ पे डायरेक्टली कोट कर सकते हैं। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेट, इस जजमेंट का नाम, यानी कि जजमेंट पूरी लंबी चौड़ी क्या थी वो नहीं हमने लिखनी, बट इस जजमेंट का नाम आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ कंपेटिटिव एज ओवर अदर्स व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, ठीक है। सो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेट एक्सेस बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी टेम्पररी, लिमिटेड इन स्कोप, लॉफुल, और जितना नेसेसरी है उतना होना चाहिए। कोई ज़्यादा हार्श और ड्रकोनियन वे से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए जिसके चलते बहुत लंबे समय के लिए इंटरनेट शटडाउन रहे, ठीक है। सो इस डिसीजन का, इस जजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये था दैट दिस डिसीजन वुड लिमिट द इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट सस्पेंशन टू ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी डायर नीड केटरिंग नेशनल इंटरेस्ट और केटरिंग पब्लिक सेफ्टी, वो तभी ही इंटरनेट शटडाउन का जो ऑर्डर है वो पास किया जाए। अब रीसेंट ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्टिंग इंटरनेट, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले सैयद अली शाह गिलानी जो कि हुर्रियत लीडर थे, बहुत सीनियर हुर्रियत लीडर थे, उनकी डेथ हुई थी। वो आई मीन ऑब्वियसली ही वाज वेरी ओल्ड, सो ही पास्ड अवे। सो उसके चलते देयर वाज अ शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन इन द होल वैली ऑफ कश्मीर इन द वेक ऑफ हिज डेथ। नेशनल सिक्योरिटी के चलते उनको लगा कि शायद हमको सरकार को लगा कि इंटरनेट शटडाउन कर देना चाहिए कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज फिर इंक्रीज ना करें। उनकी डेथ को लेके काफ़ी सेपरेटिस्ट होंगे जो सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके चलते। और दूसरा अभी रिसेंटली, अभी हफ्ते पहले की बात है, जो किसानों ने जो महापंचायत होल्ड करने की बात करी थी करनाल में और करनाल के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके चलते भी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इंटरनेट शटडाउन लगाया था, ठीक है, इंटरनेट शटडाउन किया था। अब ये गुड क्यों नहीं है डेमोक्रेसी के लिए? व्हाई इज दिस नॉट वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी? तो पहली बात तो दोस्तों आपको ये बताऊं, देखिए हर कोई ब्रॉडबैंड यूज नहीं कर रहा, हर किसी के पास घर पे एयरटेल का फाइबर या कोई बहुत हाई फाई फाइबर नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, सो 97% ऑफ द इंडियंस आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन्स, और जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो मोबाइल डेटा सर्विसेज आपकी सस्पेंडेड हो जाती हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज फिर भी चलती हैं, ठीक है। और ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन अभी इंडिया में इतना ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं करा, ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इंडिया में भी सिर्फ 3% तक ही है। तो इसके चलते ऑब्वियसली दिस इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, बिकॉज इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के बिना तो आज के टाइम पे गुजारा भी नहीं होता, कितना कुछ होता है जो हम इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है
that 129 instances of internet suspension which costed to the tune of $2.8 billion. ठीक है, और उसके बाद द इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर चीज इंटरनेट पे चल रही है। खास करके पिछले 2 साल से तो आप जानते हैं सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। तो इंटरनेट शटडाउन किसी भी किस्म का हो, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, और सरकारी ऑफिशियल्स का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये कहना होता है, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई आप कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जो अनुराधा भसीन वाला जो केस है उस कोर्ट के ऑर्डर से आप कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि अगर तो इंटरनेट शटडाउन करना है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं भी इंटरनेट शटडाउन करना है, तो उसके लिए बकायदा एक ऑर्डर पास करना जरूरी है, एक रिटन पब्लिश्ड ऑर्डर होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इस गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं करते हैं, और उनको ये एक्सक्यूज मिलता है कहने का दैट ओ वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस जजमेंट, सो वी डोंट नो दैट वेदर वी हैव टू पब्लिश एन ऑर्डर और नॉट, बट पब्लिशिंग एन ऑर्डर इन टाइम्स ऑफ एन इंटरनेट शटडाउन इज वेरी नेसेसरी एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड, इंटरनेट सस्पेंशंस ऑट टू बी इम्पोज्ड इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। तो अगर कोई ऐसी समस्या है, कोई बहुत गंभीर समस्या है जो नेशनल सिक्योरिटी को केटर करती है, तो उस टाइम पे चलो ठीक है इंटरनेट शटडाउन बनता भी है, ठीक है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वायलेटिंग द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस आर मच मोर कॉमन दैन डिजायरेबल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, so compliance with Supreme Court guidelines on the part of the executive government is needed, और अगर ये ट्रेंड अनचेक्ड रहेगा then this will very adversely affect those from the lower socio-economic backgrounds। हर किसी के पास ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन नहीं है। ठीक है, सो जैसे कि अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि $2.8 बिलियन का रेवेन्यू लॉस इंडिया को हुआ बाय दीज 129-130 इंटरनेट शटडाउन इंसिडेंट। सो दिस इज गोइंग टू हिट द पुअर पीपल वेरी मैसिवली। चलिए अगला आर्टिकल, ये आज आया हिंदू में, एनईपी स्कूल्स द फ्यूचर। ठीक है, किस कंटेक्स्ट में? द स्कूल ऑफ द फ्यूचर इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सो पैंडेमिक एंड अपॉर्चुनिटी वेल यूटिलाइज्ड कैसे? सो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन हैज बीन सो रैम्पेंट। पिछले 1.5 साल में जितना डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज रैम्पेंट हुआ है, इससे पहले तो इतना नहीं था। ठीक है, अब तो बहुत कॉमन बात हो गई है। ठीक है ना, स्टूडेंट्स, इसी बहाने स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ वैरायटी ऑफ इनोवेटिव कंटेंट और डिजिटल फॉर्मेट्स ऑफ एजुकेशन, उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए अगेन, हर किसी के पास इंटरनेट नहीं है। Not everybody is fortunate to have a smartphone in India. Not everybody is fortunate to have all these good devices, smart devices. But फिर भी चलिए जो भी है, but technology has played a very constructive role as far as education is concerned, and this pandemic has taught us the relevance of technology in education. ठीक है, बट उसके अलावा टेक्नोलॉजी के चलते, उसके बावजूद जो स्कूल्स का रोल है और जो टीचर्स का रोल है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द पीपल्स, ऑफ द स्टूडेंट्स, एज फार एज द मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कंसर्न, उस बात का सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा इस 1-1.5 साल में रियलाइज किया गया है कि सिर्फ वीडियो देख लेने से या सिर्फ आप किसी लेक्चर को ऑनलाइन अटेंड करने से आपकी कॉग्निटिव या मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं होती है। एक फेस टू फेस टीचिंग की अपनी ही रेलेवेंस होती है। जब टीचर सामने है, बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं, तो जो कॉग्निटिव और मेंटल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो एक अलग लेवल का ही होता है एज कम्पेयर टू वॉचिंग अ वीडियो। ठीक है, और लास्टली इस बात का रियलाइजेशन भी हुआ है हमको कि इट इज वेरी नेसेसरी टू ओवरकम द डिजिटल डिवाइड। तो जैसे मैंने बोला कि नॉट एवरीबडी इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव स्मार्ट डिवाइसेस एंड हाई स्पीड इंटरनेट, तो इस डिजिटल डिवाइड को कम करने की जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी हमको इस पैंडेमिक के दौरान का इसका रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, नाउ विद एम्फेसिस ऑन एनईपी 2020 व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इसमें 4 बातें करी गई हैं। पहली बात, शिफ्ट इन द फोकस फ्रॉम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स डिजिटल एंड वर्चुअल रिक्वायरमेंट्स। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल फेस टू फेस मोड्स ऑफ लर्निंग है वो दे विल कंटिन्यू टू रिमेन रेलेवेंट। जब देखिए अब स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है, अब स्कूल क्लासेस लगनी शुरू हो रही है, तो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट स्कूल्स की अगर हम बात करें, स्कूल्स में जो फेस टू फेस लर्निंग है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी, बट सम काइंड ऑफ अ हाइब्रिड सिस्टम हैज टू डेवलप जहां पे फेस टू फेस लर्निंग भी सिग्निफिकेंट, और जो लोग स्कूल नहीं आ पा रहे अभी के टाइम पे, वो ऑनलाइन घर बैठ के अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकें। ठीक है, skill building for the requirements of the 21st century has assumed great significance, right? So generating the ability of creating more job creators, more innovation creators, more pressure on the government schooling system to expand its intake। तो गवर्नमेंट स्कूलिंग, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन टाइम्स के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट करना और इनोवेट करना भी बहुत रिलेवेंट है अब आने वाले टाइम में। तो एनईपी पॉलिसी अगर वहां पे इंप्लीमेंट हो रही है, तो साथ के साथ पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ भी अडाप्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। नाउ स्कूल ऑफ द फ्यूचर, तो फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होने चाहिए, कैसे होंगे, इन सिंक विद द एनईपी, इन सिंक विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो द फ्यूचर स्कूल्स विल टेक टीचिंग लर्निंग टू इनफॉर्मल सेटिंग, सो बियॉन्ड द चार दीवारी ऑफ क्लासरूम जो टीचिंग होगा, जो लर्निंग प्रोसेस होगा, दैट वुड बिकम मोर इनफॉर्मल, सच एज इन सर्कल्स, इन इको क्लब्स, इन कम्युनिटीज एटसेट्रा। इंश्योर जॉब क्रिएशन, नॉलेज क्रिएशन एंड लाइफ स्किल्स, ये बहुत जरूरी है, लाइफ स्किल्स की खास करके हम बात करें, ठीक है। लर्नर्स विल बी ग्रीन इन देयर अप्रोच, सस्टेनेबल अप्रोच, मोर environment friendly approach, and at the same time we also tech savvy. Schools will utilize innovative methods of assessment to bring out the unique and the best potential of every child. तो ये काम अब स्कूल, ये काम अब टीचर्स का है, करिकुलम डिजाइनर्स का है कि कैसे वो बच्चे को टेस्ट करके उसका बेस्ट पोटेंशियल निकाल के आ पाए और बच्चे को रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। सो schools that will be well equipped in building the skills of learners for jobs are yet to be created and technologies that are yet to be invented, ठीक है। सो आने वाले टाइम में जो जो नई टेक्नोलॉजीज अभी आनी है, जो अपग्रेडेशन होनी है, अब देखिए अब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर तो जो नौकरियां नहीं रहेगी, जॉब्स में भी बहुत चेंज आ गया, बहुत एडवांसमेंट आ गया, कई किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे कितनी नई किस्म की जॉब्स आ गई हैं, ठीक है। ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, इतना कुछ है आज के टाइम पे। तो अब उसके लिए जो भी रेलेवेंट नॉलेज है, जो स्किल सेट है, अब वो काम है टीचर्स का कि स्टूडेंट्स को वो स्किल सेट भी इंपार्ट करना, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है पॉजिटिव क्लाइमेट। अब ये किस कंटेक्स्ट में, अभी जॉन केरी जो है, जो यूएस के स्पेशल एनवॉय हैं क्लाइमेट चेंज के, वो इंडिया आए हुए हैं, अप्रैल में भी आए थे वो, ठीक है। अब कंटेक्स्ट है एंगेजमेंट विद यूएसए ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन क्लाइमेट चेंज की बात करें, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर है नेट जीरो के टुवर्ड्स, नेट जीरो की गाइडलाइंस को स्वीकार करने में, कि यूएस कह रहा है कि हम बाय 2050 हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को रिड्यूस कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे। हम बेटर टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्लीन टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की मिटिगेशन हो सके, ठीक है। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन ने भी टारगेट दिया है कि हम भी बाय 2060 विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो। तो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर है, ठीक है। बट इंडिया की अपनी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, इसको लेके हमने पहले भी काफ़ी आर्टिकल्स में बात करी है, ठीक है। नाउ लेकिन इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबली एज अ लीडर ऑफ अ डेवलपिंग वर्ल्ड, इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबली अपनी कमिटमेंट्स, अपनी ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन टारगेट्स बहुत रिस्पॉन्सिबली निभा रहा है। इनफैक्ट यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया दैट द कंट्री हैज अचीव 21% ऑफ द कमिटेड, जो इंडिया ने कमिट किया था पेरिस में, कि बाय 2030 हम 33 to 35% इमिशंस अपनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस को उसको कट करेंगे। तो इस टारगेट में से 21% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये टारगेट 2030 में मीट करना था, अभी 21% ऑफ दिस 33 to 35% हैज ऑलरेडी बीन मेट। और इंडिया इज जनरेटिंग 37, ऑलमोस्ट 38% ऑफ द 40% ऑफ द पावर फ्रॉम रिन्यूएबल्स, ठीक है। अब देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर इंडिया टू कमिट इटसेल्फ टू अ डेट व्हेन इट कैन अचीविंग नेट जीरो ऑन द लाइंस ऑफ द गोल सेट बाय द यूएस। अब देखिए जॉन केरी का ये कहना कि देखिए नेट जीरो की कोई रेलेवेंस नहीं है जब तक जो थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि इंडिया है, जब तक वो इसमें साथ में कंसेंसस नहीं बनाता, तब तक नेट जीरो का कोई रेलेवेंस नहीं है। बट जॉन केरी फिर एक ये बात भूल जाते हैं कि हमारी पर कैपिटा जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ग्रीन हाउस गैसेस के जरूर होंगे, बट लुक एट आवर पॉपुलेशन ऑल्सो। बट इफ यू टॉक अबाउट द पर कैपिटा, दैट इज वेरी लेस। द पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। सो ये स्टैंड यूएस का और यूरोपियन यूनियन का है कि किसी तरह से इंडिया को भी इस टारगेट के साथ कंप्लायंस किया जाए। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सो अभी देखिए क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारा आसपास आपको पता है कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, इतनी गर्मी हो रही है, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ वेरी क्योटिक। बट इंडिया फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है, ठीक है। सो इमीडिएट चैलेंज लाइज इन कमिंग अप विद द अडैप्टेशन फ्रेमवर्क टू हेल्प दोज एट द हाईएस्ट रिस्क, स्पेशली दोज पीपल जो कि पॉपुलस कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं, अक्रॉस द कोस्टल एरियाज रहते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। फ्लड्स हो, साइक्लोन्स हो, सी लेवल राइज हो, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे इंडिया यूएस कोऑपरेशन काम कर सकता है, कैसे यूएस बेटर ज़्यादा फंडिंग दे सकता है इंडिया को टू मीट दीज टारगेट्स, कैसे क्लीनर टेक्नोलॉजीज के टुवर्ड्स गाइड करते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस टू ब्रिंग डाउन इमिशंस एंड फैसिलिटेटिंग फंडिंग
बिकॉज इंडिया का बड़ा एम्बिशियस टारगेट है 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक है। तो इस एम्बिशियस टारगेट को मीट करने के लिए फंडिंग भी चाहिए। इंडिया ने तो वैसे टारगेट 175 गीगावाट्स का रखा था टुवर्ड्स 2030, लेकिन इंडिया हैज ऑलरेडी मेट 191 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। अब इंडिया ने वो टारगेट और एम्बिशियसली रेस कर दिया, बट अगेन उसके लिए फंडिंग चाहिए, बेटर टेक्नोलॉजीज चाहिए, तो यूएस इंडिया से ऐसे कोऑपरेट कर सकता है, ठीक है। सो इंडिया मीनवाइल नीड्स टू ऑल्सो गेट ऑल द स्टेट्स टू मिटिगेट emissions and help them adapt to the climate linked extreme weather events which are happening all around, ठीक है। और साथ के साथ जो म्यूनिसिपल कैपेसिटीज हैं, सिटीज की जो कैपेसिटीज हैं, जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है सिटीज की भी बढ़ानी पड़ेगी, खास करके वो सिटीज अगेन जो कोस्टल एरियाज में लाई करती हैं, या वो सिटीज जो साइक्लोन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो साइक्लोन अफेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे हम ओडिशा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे जो कैपेबिलिटीज है म्यूनिसिपैलिटीज की, वो बढ़ाने की बात यहाँ पे करी गई है। चलिए अगला आर्टिकल है रीपिंग द अर्ली हार्वेस्ट, ये कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। क्या कंटेक्स्ट है जी? कंटेक्स्ट है दी FTAs बाय इंडिया कुड रन इनटू ट्रबल, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कुड रन इनटू ट्रबल। तो इंडिया यूएस का FTA तो नहीं हुआ साइन, बहुत कोशिश करी गई लेकिन फिर भी नहीं हुआ साइन, यूएस ने मना कर दिया, ठीक है। चलो अब लेकिन उसके बावजूद हम और कंट्रीज के साथ अभी नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का, यूके के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पहले तो ब्रीफली वो एक लाइन में समझ लें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट बिटवीन 2 or more nations टू रिड्यूस द बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अमंग देम। तो ये तो हो गया FTA, ठीक है। तो इंडिया हैज मेड अ डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ऑल्दो ये बात चलो यहाँ पे लिखी गई है, बट उसके बावजूद भी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात है, ठीक है। हम चाहेंगे कि हम इंडिजिनसली अपनी चीजें यहाँ पे बनाएं, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, वो सब ठीक है, फाइन, लेकिन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता में आ जाती। बट डिस्पाइट ऑल दैट there is a tendency which you know in the article which is being written, that now we are moving away from trade protectionism and we want to have free trade agreements with these economies, and we are concluding towards an early harvest trade deal with some of the countries listed above. अब early harvest trade deal क्या होता है, यहाँ पे ये एक लाइन में समझ लेते हैं। अर्ली हार्वेस्ट जो ट्रेड डील है दैट इज अ प्रीकर्सर, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से पहले जो डील होती है वो अर्ली हार्वेस्ट डील होती है, इन विच द ट्रेडिंग पार्टनर्स रिड्यूस टैरिफ बैरियर्स ऑन लिमिटेड गुड्स टू प्रमोट ट्रेड, ठीक है। तो इस बात का एग्रीमेंट पहले हो जाता है कि किस किस कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, जिस पे हम इंपोर्ट ड्यूटी स्लैश करेंगे, कस्टम ड्यूटी स्लैश करेंगे, ताकि हमारा ट्रेड और इंटीग्रेटेड हो सके और हैसल फ्री हो सके, कोई किस्म का बैरियर ना हो हमारे ट्रेड के बीच में ना। अब लिमिटेशंस क्या है FTAs को लेके, तो कंट्रीज तो ऐसे फ्री हैं, उनका अपना सॉवरेन राइट है टू एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट विद एनी अदर नेशन, विद एनी अदर कंट्री और एनी अदर ब्लॉक, बट दिस फ्रीडम इज लिमिटेड बाय द रूल्स कंटेन्ड in the general agreements on tariff and trade and the World Trade Organization. तो so India also being a WTO member, ये जो rules हैं ये इंडिया पे भी अप्लाई किए जाते हैं, और इंडिया के जो भी प्रोस्पेक्टिव FTA पार्टनर्स होंगे उनके ऊपर भी अप्लाई किए जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज WTO is premised on the principle of the most favored nation MFN, in which countries are prohibited, यानी कि उनको रोका जाता है फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करें, MFN की बात करें, तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को हमने 1999 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, MFN का स्टेटस दिया था, जो कि 2019 में हमने विड्रॉ कर लिया आफ्टर द पुलवामा अटैक्स, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, वो ट्रीटमेंट है विच इज अकॉर्डेड टू अ ट्रेड पार्टनर टू इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विज़ अदर ट्रेड पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि अगर एक कंट्री को आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि फेवर ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उसके साथ आप कोई उनके साथ अगर आपकी इंपोर्ट जो आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, अगर वो आपने कम करी हुई है, आप हैसल फ्री बिना किसी बैरियर के ट्रेड्स अगर वो दो कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट आप बाकी कंट्रीज के साथ भी रखिए, तभी तो वो फिर एक इक्वल फुटिंग पे हो पाएगा, तभी करके तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस सॉल्व हो पाएगा कि ताकि जो मल्टीलेटरल ट्रेड है वो इक्वल फुटिंग पे रह सके, ठीक है। तो इसके चलते ये यहाँ पे कंसर्न बताया गया है। नाउ व्हाट इज द इशू बिहाइंड एन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील? तो यहाँ पे आर्टिकल 24.8 आ जाता है ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ GATT, विच स्टेट्स दैट एलिमिनेट द कस्टम ड्यूटीज। तो अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील को लेके भी क्या कंटेंशन बन सकता है, क्या इशू बन सकता है? तो ये कहता है कि eliminate the custom duties and other trade barriers on substantially all the trade, यानी कि फिर आप किसी पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट्स पे क्यों अपनी ड्यूटी स्लैश करेंगे? आप जिस भी कमोडिटीज में आप ट्रेड करेंगे,
बिटवीन, अगर इंडिया बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने इस पर्टिकुलर कमोडिटीज पे ट्रेड करना है, तो उस पे नहीं, जो सारी की सारी कमोडिटीज पे आप जो भी आप प्रोस्पेक्टिवली भी ट्रेड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन सब पे आप इलिमिनेट कर दीजिए कस्टम ड्यूटीज, so that substantially all the trade can happen between the two FTA member countries. Now, India's early harvest trade deal that focuses on selective tariff liberalization could run into this problem. अब कमर्स मिनिस्टर जो इंडिया का है उसने क्या बोला है, दैट अर्ली हार्वेस्ट डील विद ऑस्ट्रेलिया वुड कवर नॉट ऑल द गुड्स, नॉट ऑल द कमोडिटीज, बट ओनली पार्शली सम ऑफ द कमोडिटीज एंड द गुड्स, यानी कि नॉट सब्सटैंशियली ऑल। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, सब्सटैंशियली ऑल द ट्रेड, इस आर्टिकल का प्रिंसिपल कहता है सब्सटैंशियली ऑल द ट्रेड, बट हमारे कमर्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, दैट नहीं, हम सारी गुड्स एंड कमोडिटीज इंक्लूड नहीं कर रहे इसमें, ठीक है। तो अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील का होना इसमें रुकावट आ सकती है, ठीक है। सो सजेशन दिया गया दैट इंस्टेड ऑफ द अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील, इफ इट इज डिजाइन्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मैनर एज एन इंटरिम एग्रीमेंट stating the schedule for the formation of FTA, then the dispute with the FTA could be avoided, और ये जो dispute है, ये जो violation होगा compliance agreement का with the World Trade Organization, that could also be avoided अगर हम कोई interim agreement form कर लें instead of signing a early harvest trade deal। चलिए अगला आर्टिकल है विन विन बार्गेन। ये आज आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अरविंद सुब्रमण्यन लिखा है, ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं इंडिया के। तो बहुत ब्रीफली बात करते हैं क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन द जीएसटी रिजीम, कैसे जीएसटी रिजीम में रिफॉर्म आ सके। तो 3 एरियाज वे रिफॉर्म्स इन जीएसटी कैन लीड द वे, ठीक है। अब जीएसटी को आए को 4 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी को लेकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, जीएसटी में भी और पोटेंशियल है कि इसमें और रिफॉर्म्स आए जा सकते हैं। तो 3 एरियाज अगर जीएसटी में रिफॉर्म्स लेके आने, तो पहली बात रिकास्टिंग द कंपनसेशन, यानी कि जो स्टेट्स को कंपनसेशन मिलता है फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कहा गया था कि अभी जीएसटी इज इन द इन्फेंसी स्टेज, इट्स इन द बेबी स्टेज। तो अभी जो भी स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा 5 साल के लिए, जो भी प्रोसीड्स जीएसटी से आएंगे, हम स्टेट्स को कंपनसेट कर देंगे। तो पहली बात, स्टेट्स को कंपनसेशन मांगना बंद करना चाहिए सेंटर से, इस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है। सिंप्लीफाइंग द रेट स्ट्रक्चर, बहुत सारे मल्टीपल स्लैब्स हैं जीएसटी के विच अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट द जीएसटी रिजीम एंड इंप्रूविंग गवर्नेंस, ठीक है। नाउ जो इशू था कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स का, इनिशियली तो वो ठीक था, बिकॉज इनिशियली जीएसटी, जैसे मैंने भी बोला, इट वाज इन इट्स इन्फेंसी। बट 5 साल के बाद, अब 5 साल हो चुके हैं, चलो अभी 4 साल हुए हैं, 5 साल ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, 2022 भी आ गया, कि अब 5 साल के बाद इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस इफ द स्टेट्स कंटिन्यू टू सीक फॉर द कंपनसेशन फ्रॉम द सेंटर। तो कोई और ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे जो कंपनसेशन है स्टेट्स को, वो किसी और मैकेनिज्म के थ्रू, जीएसटी की प्रोसीड्स के थ्रू नहीं, किसी और मैकेनिज्म के थ्रू सेंटर जो है स्टेट्स को प्रोवाइड कर सके, बिकॉज जीएसटी अब अपनी इन्फेंसी स्टेज में नहीं रहा। सजेशंस क्या दिए गए हैं? सजेशन दिए गए हैं, सो एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म कुड बी वर्कड आउट वेयर स्टेट्स कैन बी गिवन अप। अगर स्टेट्स अपने, अब देखो स्टेट्स को अगर लगता है उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है जीएसटी के चलते, तो कोई और मैकेनिज्म हो जहां पे सेंट्रल जीएसटी प्रोसीड्स में से नहीं, बट किसी और मैकेनिज्म के थ्रू स्टेट्स को कॉम्पनसेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी स्ट्रक्चर नीड्स टू बी सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज, ये बात 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कही है। सो फॉर एग्जांपल, न्यू स्ट्रक्चर शुड हैव 1 लो रेट, यानी कि 8 से 10% के बीच में, एक स्टैंडर्ड रेट हो जाए जो 16 से 18% के बीच में हो, और एक ही रेट हो फॉर ऑल द डीमेरिट गुड्स। जैसे सिगरेट्स हैं, वो डीमेरिट गुड्स होती हैं, और अभी क्या है फिलहाल के टाइम पे डीमेरिट गुड्स के ऊपर बहुत सारे सेसेस लिवाई किए जाते हैं, विच अननेसेसरली मेक्स द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ डीमेरिट गुड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव जो दिया गया, दैट इंश्योरिंग अ शेयर्ड सेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस विद इन द जीएसटी काउंसिल, ताकि सब स्टेट्स का जो कंसेंसस है वो इकट्ठे होकर चल सके, ठीक है। जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेट अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो ये बात इंश्योर करते थे कि सभी जो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं जीएसटी काउंसिल में, उन सबका कंसेंसस डेवलप हो और कंसेंसस यूनानिमसली सबका अग्री हो सके जीएसटी काउंसिल में, तो जो भी फैसले यूनानिमसली पास हो सके, ठीक है। सो रिहैबिलिटेटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फाइनेस्ट अचीवमेंट, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सबसे बेहतरीन अचीवमेंट जीएसटी को माना जाता है, जहां पे सारी स्टेट्स इकट्ठा होकर अपना कंसेंसस बनाते हैं और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं विज़ावी जीएसटी, ठीक है। सो दिस कैन हेल्प रिस्टोर इंडियाज ब्रॉडर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसके चलते हम जीएसटी से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। हमारी जो प्रोसीड्स हैं जीएसटी से, चलिए अभी तो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीनों से हमारी जो जीएसटी प्रोसीड्स हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही आ रही हैं, बट इसको और बेटर किया जा सकता है, इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिजीम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसके लिए ये सुझाव दिए गए हैं। चलिए, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम परसों और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।